हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टॉपर स्टॉक। मैं हूं आशीष कुमार और आज हमारे साथ में है वैष्णव कुमार, जिन्होंने यहाँ पे सिक्योर किया हुआ है ऑल इंडिया रैंक 18 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस वैष्णव फॉर गेटिंग दिस वेरी गुड रैंक। Thanks a lot, sir. ओके, सो मैं आगे इनसे कुछ बातचीत करूं उससे पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअली इन्होंने बीटेक कर रखा है 2019 में आईआईटी दिल्ली से। और उसके बाद इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था 2019 में ही, ईएससी प्लस गेट रेगुलर कोर्स। फिर उसके बाद ये बेसिकली रहने वाले हैं रांची झारखंड। और इन्होंने प्रिपरेशन किया था ईएससीएन प्लस गेट का। गेट में इनकी रैंक आई थी बेसिकली 340 और ईएससी में इन्होंने सिक्योर किया है 18th रैंक। ओके, सो जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ आपके रिकॉर्ड बच्चे, काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है मुझे आपके सारे डेटास जो मैं अभी देखा हूँ। सो मैं सबसे पहले आपसे जो पूछूंगा, जो स्टूडेंट का एक बहुत ही कॉमन सा कंसर्न होता है कि आखिरकार इस रैंक को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या सोर्सेस यूज किए थे। मैं स्पेसिफिकली यही बताना चाहूंगा कि सोर्सेस को मैंने काफी हद तक लिमिटेड रखा था, सो दैट मैं लिमिटेड सोर्स को काफी ज्यादा बार देख सकूं। इसलिए मैंने पूरी तरह से फोकस किया था मेड इजी के क्लास नोट्स के ऊपर, जिसे मैं कोशिश करता था कि दो से तीन बार रिवाइज करके उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बना सकूं। तो मेरा फुली जो सोर्स हमेशा से यही रहा है कि क्लास नोट्स प्लस माय शॉर्ट नोट्स व्हिच आई हैव मेड फॉर पर्टिकुलर रिवीजन। क्लास नोट्स पे बेसिकली आपने मेन फोकस किया। प्रीवियस ईयर बुकलेट आपने फॉलो किया था सॉल्व करने के लिए। हाँ, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं उसके लिए हमारे मेड इजी ने काफी अच्छी बुक प्रोवाइड की हुई थी। मेड इजी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक प्लस मेंस का क्वेश्चन बैंक, जिसे मैं थॉरली 2 बार प्रैक्टिस किया था एग्जाम से पहले, जो काफी हेल्प प्रोवाइड करता है यूपीएससी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और हमें टेस्ट सीरीज में भी काफी अच्छा उससे फायदा मिलता है और हमारी कॉन्फिडेंस काफी हद तक बूस्ट होती है उससे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे थे। वेरी गुड। सो जो तैयारी का दौर होता है, बेसिकली जो जर्नी होती है पूरी तैयारी की, उसमें बच्चे ईएससी और गेट की तैयारी करते हैं, तो आपके हिसाब से उसके अंदर टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है? क्या आपने टेस्ट सीरीज फॉलो किए थे? यस सर, मैंने टेस्ट सीरीज फॉलो किया था और इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने पास्ट 2 साल के टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे, Okay. जिसमें मैं और टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी इंपॉर्टेंस आपकी पढ़ाई की है उतनी ही इंपॉर्टेंस आपकी टेस्ट सीरीज भी रखती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के थ्रू हम बहुत सारी क्वालिटी सीखते हैं एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि एक्यूरेसी हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, और कंपटीशन जो हम फेस करते हैं टेस्ट देते समय, वो हमें काफी हद तक एक ऐसा पर्सन बनाती है जो हम टेस्ट एग्जाम को काफी अच्छे से हैंडल कर सके। प्लस जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलती है वो यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के होते हैं, जिससे कारण हमारी प्रैक्टिस काफी अच्छी होती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा बाकी सबको भी कि आप टेस्ट सीरीज को काफी अच्छे से यूज करिए और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाते उन्हें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। क्या बात है, वेरी इंप्रेसिव। सो आपके जरिए से मैं ये बात स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि बच्चे जब भी आप तैयारी करते हैं, तो कई बार जब तैयारी करते करते नए क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, वो है टेस्ट सीरीज आपका जरिया। और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एक वही इकोसिस्टम जो आप एक्चुअली एग्जाम में देखते हो, वो चीज आपको एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज दिखा देता है। आपकी कमियों को, आपकी स्पीड को, ठीक है, कितने आप एक्यूरेट है, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए एग्जाम से पहले, वो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू एक्चुअली कर पाते हो। ओके, सो एक चीज और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वैष्णव, कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं तैयारी में। कई बार कुछ सब्जेक्ट की वजह से, या फिर कई बार टेस्ट पेपर्स की वजह से, कई बार कुछ क्वेश्चंस की वजह से बच्चे ना कई बार किसी मोमेंट पे डीमोटिवेटेड फील करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा फील किया? ऑब्वियसली सर, इतना लंबा जर्नी होता है तो कुछ ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। सो कभी ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू वेरियस अदर रीजंस, उसके कारण हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह काफी अफेक्ट होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिस सब्जेक्ट में हम कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होते हैं उसमें भी हमारे मार्क्स काफी कम आ जाते हैं ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स, जो हमारे कंट्रोल में हर समय होता नहीं। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही आप लो फील करते हैं तो आप पहले ये पता करिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। और मेड इजी के जो टीचर्स है वो काफी सपोर्टिव होते हैं इस मामले में, और काफी हद तक आपके डाउट्स को, आपके मोटिवेशन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। एडिंग टू इट, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करने पर ये काफी चीजें सॉल्व हो जाती है और आपकी प्रिपरेशन स्मूथली चल पाती है। तो अप्स एंड डाउन से घबराना नहीं है, पर हाँ,
पार्ट एंड पार्सल मान करके काम करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपके ज़रिए से मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों को कि अगर आपके लाइफ में ये जो जर्नी है बेसिकली ईएससी और गेट की तैयारी का, इसके अंदर डीमोटिवेशन होना एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? और अगर कभी डीमोटिवेशन आती है तो उसे आपको तैयारी को अफ़ेक्ट नहीं करना है, आपको उसे मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है। मोटिवेशन का ज़रिया जो सबसे पहला है वो है आपका पढ़ाई। आखिरकार पढ़ाई करने से ही आपको मोटिवेशन फ़ील होगी। उसके अलावा आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिसके थ्रू आप एक्चुअली मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी किसी भी तरीके से खराब नहीं होनी चाहिए। पूरी तैयारी खराब हो जाएगी अगर आप डिमोटिवेट होते हो तो। ठीक है? तो इस बात पे पूरा-पूरा ध्यान रखना है कि डिमोटिवेट नहीं रहना है, हमेशा सेल्फ मोटिवेशन का तैयारी करके रखना है, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। ओके, एक चीज़ और भी मैं जो पूछना चाहूँगा वैष्णव आपसे कि आखिरकार जो तैयारी होता है ना, तैयारी के जो एंड टाइम होती है बेसिकली एग्ज़ाम का 1-2 महीना पहले वाला फ़ेज़, वो बहुत ही क्रूशियल होता है और उसपे अगर आपने सही तरीके से प्ले नहीं किया, तो वो विन एंड लॉस वाला टाइम होता है बेसिकली कि अगर आपने वहाँ पे सही तरीके से प्ले नहीं किया, तो वो बेसिकली गेम हाथ से निकल जाती है और सही प्ले किया, तो वहाँ पे आपको एज मिल जाता है कई सारे बच्चों से, ठीक है? तो आपको यस। क्या लगता है कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और आपने किस तरीके से मैनेज किया? सर पहले मैं अपना बताना चाहूँगा कि ऑब्वियस सी बात है, लास्ट के 1-2 मंथ में काफ़ी एंग्ज़ायटी होती है एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, और ये चीज़ मुझे पहले से फ़ील हो चुका था, क्योंकि मैंने जब जेईई एडवांस की मैंने तैयारी की थी आईआईटी के लिए, तो ये प्रॉब्लम मुझे उस समय भी हुई थी। तो मैंने सोच रखा था कि मेरी ये क्वालिटी है कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मुझे कोई एंग्ज़ायटी नहीं होती है। तो मैंने अपने सारे प्रिपरेशन के टाइम पर ये सोच रखा था कि लास्ट के 1 टू 1.5 मंथ्स में मैं एक्सटेंसिवली टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करूँगा और बहुत सारे टेस्ट दूँगा। तो लास्ट 1 टू 1.5 मंथ्स में मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, प्लस जो बचा हुआ 80% टाइम मैं टेस्ट देता था, प्लस 20% जो टाइम बचा हुआ में मैं पेपर्स को एनालाइज़ करता था और थोड़ा बहुत रिविज़न करता था। इस कारण से मुझे थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी बहुत कम होती थी, मैं ये कह सकता हूँ। तो मैं अपकमिंग एस्पिरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि आपकी एंग्ज़ायटी किस चीज़ों से दूर हो सकती है, ये आप खुद फ़ील कर सकते हैं, और उस तरह से आप एंग्ज़ायटी को दूर दूर करने की कोशिश करिए। और वैसे एंग्ज़ियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आपने 6-7 महीने प्रॉपर तैयारी की है पहले, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा और आप उसी मोटिवेशन से आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिविज़न करते रहिए, टेस्ट सीरीज़ देते रहिए, आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके, 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 वेरी गुड। एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जो डे टाइम का शेड्यूल होता है, जब आपने क्लास किया, तो क्लास के बाद जैसे कि आपने साढ़े 3 घंटे की आपने इवनिंग बैच लिया हुआ था, तो साढ़े 3 घंटे का टाइम तो आप मेडिसी के क्लासरूम में डिवोट कर रहे थे और उसके बाद का टाइम घर में आप कितनी अच्छी तरीके से मैनेज करते हो, बस यही चीज़ है जो रेप्लिकेट करती है कि आप एग्ज़ाम में कितना अच्छा रैंक लाएँगे। तो आपने जो यस। अपने डे हिसाब से प्लानिंग की थी, जिसके अंदर नॉन-टेक एंड टेक को आपने मैनेज किया होगा, तो आपका वो डे टाइम का शेड्यूल कैसा था? अ, मेरी जो शेड्यूल होती थी उसमें मैं सबसे ज़्यादा फ्रेश महसूस करता था। जैसे कि अ, जो हमारे आईआईटीज़ के क्लासेस के बाद जो हमें ब्रेक मिलता था, मैं उस टाइम पर कोशिश करता था कि वो टॉपिक्स पढूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी। तो उस टाइम पे मैं वैसे टॉपिक्स पढ़ता था जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के जो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं उसे उस टाइम पे करता था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कोचिंग के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक थक जाते थे, तो उसके बाद रात में जो क्लास में पढ़ाई की चीज़ें थी, मैं उसे फ़ॉलो करता था। और वीकेंड्स पे जब हमें थोड़ी बहुत छुट्टी मिलती थी, तो उस टाइम पे मैं जीएस को रेफ़र करता था और कोशिश करता था कि जीएस के सब्जेक्ट्स धीरे-धीरे खत्म करते जाएँ। पर खत्म करते समय ध्यान ये रखता था कि कोचिंग के जो नोट्स हैं, उन्हें ही फ़ॉलो करूँ, जिससे काफ़ी चीज़ें लिमिटेड होती थी और ज़्यादा लोड ऊपर से आता नहीं था कि ये करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो ये काफ़ी स्मूथली चलता था। पर ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि 80% ऑफ टाइम आप टेक्निकल को दीजिए, 20% ऑफ टाइम जीएस देने से काम हो जाता है। जीएस जीएस का मैं मेरा फंडा हमेशा से यही रहा है कि जीएस शुड बी प्रिपेयर्ड सच दैट कि उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। बस उसमें मैं ज़्यादा मार्क्स के पीछे भागता नहीं था, बस इतना कि इतना आ जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए बस। तो आपके ज़रिए से मैं एक बात स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को आप छोटा ना समझें और किसी भी टॉपिक को छोड़ के भी नहीं चलना है। हर एक टॉपिक को एक्चुअली कवर करना है और आपको किस वेटेज के साथ तैयारी करनी चाहिए, वो आपको हमेशा डिसाइड करना है पास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए। और उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना आपको फ़ोकस करना है टेक पे, कितना फ़ोकस करना है नॉन टेक पे, उसके हिसाब से। लेकिन कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ें आपको कवर करनी है। हर एक डे टाइम शेड्यूल में आपको ये भी प्लान करना चाहिए कि मैं टेक भी पढ़ रहा हूँ, नॉन टेक भी पढ़ रहा हूँ। टाइम शेड्यूल आपको अपने हिसाब से बनाना चाहिए, लेकिन वेटेज का ध्यान रखना है कि जीएस को और टेक्निकल को कितना देना है दैट यू विल हैव टू प्लान वेरी प्रॉपर्ली।
ओके, एक चीज और बताओ वैष्णव कि क्या होता है ना, एक बहुत ही कॉमन सा कंसर्न होता है बच्चों का कि जो टॉपर्स आते हैं आखिरकार उनके अंदर वो कौन सी खास बात होती है, कुछ तो अलग होती है उनके अंदर जिसके कारण वो इतना अच्छा रैंक लेके आते हैं। आपको क्या लगता है, अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो कौन सी खास बात है जिसके कारण आप ये रैंक लेकर आए हैं? Sir, वैसे before the result even I was not expecting that I would get a very good rank. So Okay. I think I'm not a very suitable candidate to answer this question. But a few qualities which I have observed among my friends also who have secured very good rank are, first of all, confidence is required that yes, you will achieve after doing a proper study, or after doing a proper whatever study is required. Secondly, you have to do a lot many hard work, and third and the most important is consistency, because one has to one obviously he will one will face ups and downs, but he has to be consistent throughout the preparation journey, and I think these three qualities would be sufficient to excel in engineering service with a good rank. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक और भी कंसर्न होता है कि अभी ना जो प्रीलिम्स के पेपर आते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल होते हैं और कई सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी होते हैं। अब उसमें कॉमन सी कंसर्न बच्चों की ये आती है कि सर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कि बिना कैलकुलेटर के साथ जो गेम है वहां पे, वो बहुत सारे बच्चे सॉल्व करना तो जानते हैं लेकिन उनको कैलकुलेटर चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या लगता है वहां पे कैसा माइंडसेट रखना चाहिए एक स्टूडेंट को, और आपने कौन से माइंडसेट से क्वेश्चन को सॉल्व किया था? न्यूमेरिकल का जो गेम होता है वो गेम एग्जाम में खेलने से पहले आपको ये सारा गेम टेस्ट सीरीज में खेलना पड़ता है। वेरी टेस्ट गुड, सीरीज यस। के थ्रू टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको सारे अप्रोच या फिर सारे जो शॉर्टकट्स होते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के, और न्यूमेरिकल के जो कुछ तरीके होते हैं जैसे स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट हो गया, क्यूब्स हो गया, लॉग हो गया, ये सब चार्ट्स थोड़ा बहुत आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद सबसे जरूरी हो जाती है टाइम लिमिट में चीजों को प्रैक्टिस करना, आइदर व्हाइल यू आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और व्हाइल यू आर सॉल्विंग द टेस्ट सीरीज। तो इन दोनों को कंबाइंडली आप टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को सॉल्व जैसे जैसे आप करते जाएंगे विथ यूजिंग ऑफ ट्रिक्स, तो आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जो भी आपको तरीके अपनाने हैं वो मैं पहले ही प्रैक्टिस कर लेता था टेस्ट सीरीज में और फिर उसे रिप्लिकेट करता था मेन एग्जाम में। वेरी गुड, वेरी गुड। सो कुछ मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? I would first of all say that be consistent in your approach and be confident enough that you will succeed if you have done the required hard work, and always take help from the seniors and the concerned teachers of your subjects, and always refer. If I would suggest that you should refer a proper coaching institute, and MeetEasy would provide a very good platform that if you want to prepare for engineering services, the teachers specifically I would like to mention some of my gurus of engineering services, such as Rishi sir for strength of materials, MK Singh sir for RCC, and Ashish sir for highway and survey fluid mechanics, Manish Shakkar sir. These were teachers, and special mention for Ram Tirath sir also, soil mechanics. These were some of the teachers who helped me a lot during my preparation, and I really enjoyed their classes. So you should trust MadeEasy and you should join the coaching institute. They will really make your preparation cakewalk for you, and after that you will really succeed in the examination. Focus on endurance and consistency and hard work. Okay, okay. So thank you so much, Vaishnav. Thank you so much for joining us in this session. And I wish you a very good luck for your future ahead. And once again, congratulations to you. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Also, thank you from my side. Also, you helped me really a lot in my preparation journey. Okay, dear. Okay. Thanks a lot for watching this video. Thank you.